हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफ़ी जगह यूज होंगी। तो सबसे पहले हमारी बेसिक टर्म जो है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? यह है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. It is always written in square bracket and it is non-ionizable in nature. मतलब क्या है कि देखो, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर K4FeCN6 है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है हमारे पास K4FeCN6, जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो किस में टूटेगा? ये 4K प्लस FeCN6. अब देखो, ये वाला जो पार्ट है, देखो पोटेशियम तो आयोनाइजेबल हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये आयोनाइज नहीं हुआ, ये नॉन आयोनाइजेबल है, ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। और जो ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, इसी पार्ट को हमने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो क्यों कहा हमने इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर? देखो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है ना, ये Fe क्या है? Fe मेटल है, Fe मेटल है। और हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल जो है, मेटल एटम है और उसके साथ लिगेंड डायरेक्टली अटैच है। देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ जो Cn है, Cn कितने? Cn 6 Cn है, जो ये लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स है। तो यहां पे देखो, जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है। और जो ये वाला पार्ट है, ये नॉन आयोनाइजेबल भी है, और ये जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? वो जहां पे मेटल लिगेंड्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो, नॉन आयोनाइजेबल हो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया हो, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कॉपर NH3,4SO4। अगर इसको हम डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डालते हैं, डिसोसिएट कराते हैं, तो क्या होगा? ये वाला पार्ट जो है ये नॉन आयोनाइजेबल था, CuNH3,4, ये नॉन आयोनाइजेबल था, प्लस SO4 क्या हो गया? SO4 2- बाहर निकल गया, यहां पे था 2+। अब देखो, ये जो वाला पार्ट है, यहां देखो, ये मेटल है, ये मेटल है, इसके साथ लिगेंड डायरेक्टली अटैच है और ये स्क्वायर ब्रैकेट में है और ये नॉन आयोनाइजेबल है। तो ये क्या है मेरा? ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये वाला पार्ट क्या है? इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, या फिर हम इसको कहते हैं काउंटर आयन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। अब देखो, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट which is present outside coordination sphere is known as ionization sphere. IS मतलब ionization sphere। मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई सॉल्ट लिया K3FeCN6, जब मैं इसको डिसोसिएट करता हूं, तो डिसोसिएट करने के बाद क्या होगा? ये वाला पार्ट अलग और ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट नहीं होगा, तो डिसोसिएट क्या होगा? 3K प्लस FeCN6। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो डिसोसिएट हुआ, जो ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटर साइड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, द पार्ट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाला पार्ट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये तो हम जान गए कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला जो पार्ट है, रेस्ट पार्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रेस्ट वाला जो पार्ट है, उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। ये जो है ये मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर है, या फिर इसको हम कहेंगे काउंटर आयन, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। अगर दूसरी एग्जांपल में देखें तो CuNH3,4 अब यहां पे देखो, ये तो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कौन सा पार्ट है? SO4 वाला। तो SO4 वाला ये क्या होगा? ये होगा आयोनाइजेशन स्फीयर, या फिर इसको मैं क्या बोलूं? काउंटर आयन। तो हमने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल होता है, और आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? आयोनाइजेबल होता है। उसके बाद हो गया कि सेंट्रल मेटल एटम क्या चीज है? कि सेंट्रल मेटल एटम वो है कि मेटल which is present inside coordination sphere is known as central metal atom। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है, वही होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब यहां पे जो मेटल प्रेजेंट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है लिगेंड्स के साथ, इसको मैं कहूंगा सेंट्रल मेटल एटम। अब जो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये यूजुअली हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मिलेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले ही ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट वाले ही क्यों बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो उसका रीजन ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उनका Z इफेक्टिव हाई होता है, साइज स्मॉल होता है, और प्लस उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं।
जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं तभी वो लिगेंड्स को एक्सेप्ट करते हैं, लिगेंड्स को अपने साथ डायरेक्टली अटैच कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। तो अब लिगेंड क्या चीज होती है? लिगेंड या तो न्यूट्रल होगा या कैटायनिक होगा या एनायनिक होगा। इट इज अ न्यूट्रल कैटायनिक एनायनिक मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। देखो लिगेंड क्या होगा, अगर मेरे पास ये कोई सेंट्रल मेटल एटम है तो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ऐसे जितने भी लिगेंड होंगे वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे सेंट्रल मेटल एटम के साथ लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये क्यों लोन पेयर डोनेट करते हैं, क्यों सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं? वो इसलिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, अभी हमने देखा था, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो एक्सेप्ट करते हैं इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और हमारे पास क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है या फिर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या एनायनिक हो सकते हैं या कैटायनिक हो सकते हैं, और लिगेंड्स मोनोडेंटेट भी होते हैं, बाइडेंटेट भी होते हैं। ये चैप्टर पूरा का पूरा लिगेंड्स पे बसा हुआ है, इस चैप्टर की जान है लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि लिगेंड मोनोडेंटेट कौन से होते हैं, बाइडेंटेट कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से हैं, एनायनिक कौन से हैं, कैटायनिक कौन से हैं। अब यहीं पे एक और चीज आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा लिगेंड, जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो उस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहां पे देखो, यहां पे कितने लिगेंड्स के कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अगर ऐसे ही मेटल है, उसके साथ 2 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 2 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। या फिर ऐसी कोई मेटल है, यहां पे एक लिगेंड है लेकिन वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और यहां पे भी एक लिगेंड है वो भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका कितना, इस लिगेंड ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, और इस लिगेंड ने भी 2, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब सिंपल ये है कि लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो होता है उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर, IS, या फिर इसको क्या कहेंगे हम, काउंटर आयन। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके अंदर ये वाला, ये क्या है, ये मेटल है मेरा, कौन सा, सेंट्रल मेटल एटम। और ये CN क्या है, CN है लिगेंड, क्या है, लिगेंड। और जो ये 6 है, 6 क्या है, 6 है मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर है कि 6 CN ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये ऐसे होगा, Fe, एक CN, दूसरा CN, तीसरा CN, चौथा CN, पांचवा CN और छठा CN। ये 6 CN है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये था ओवरऑल जो अभी तक हमने डेफिनेशंस पढ़ी। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, CP, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या चीज है ये, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम विच गिव राइज टू अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ इट्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। मतलब कि जब लिगेंड्स मेटल के साथ आके कंबाइन होते हैं, जब लिगेंड्स अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए मेटल और लिगेंड के बीच, तो देखो लिगेंड्स के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लिगेंड्स कुछ इस तरह से आए, कुछ इस तरह से मेटल से कंबाइन हो कि लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम हो जाए, क्योंकि काफी सारे लिगेंड आ रहे हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम हो और कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाए, जो कॉम्प्लेक्स बने वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बने। अगर मान लो Ml2 है, Ml2 या मेटल है और लिगेंड 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा इसका, 2 है। ये हम सब मोनोडेंटेट लिगेंड बात कर रहे हैं अभी, तो मतलब वो लिगेंड जो सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसको कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। तो यहां पे 2 लिगेंड है, एक मेटल है, तो देखो अब 2 लिगेंड है तो 2 लोन पेयर है, तो कुछ इस तरह से आए कि लोन पेयर रिपल्शन एकदम मिनिमम हो, स्टेबल हो जाए। तो जब इस तरह से कोई लिगेंड आएंगे जहां पे लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम हो जाए, स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो, तो वहां पे कोई ज्योमेट्री भी आएगी जो स्टेबल ज्योमेट्री होगी। तो वो क्या होगी वो हम देखते हैं। देखो जब Ml2 हो तो क्या होगा, मेटल इस तरह से होगा और लिगेंड, एक लिगेंड यहां से एक लिगेंड यहां से अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे। तो देखो ये दोनों लिगेंड जो है
180 डिग्री पे है, दोनों लिगेंड आपस में 180 डिग्री पे है, तो यहां पे लोन पेयर रिपल्शन एकदम मिनिमम है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये स्टेबल ज्योमेट्री आई। और ये क्या है, ये लीनियर ज्योमेट्री है। ये क्या है, लीनियर है। और यहां पे कितना है, 180 डिग्री अपार्ट है दोनों, तो लोन पेयर रिपल्शन क्या हुई, मिनिमम हुई। ये तब का केस है जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। ML2 का केस, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3। सेकंड केस है ML3। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और 3 लिगेंड्स है। 3 लिगेंड्स है तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा, मेटल के साथ लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहां पे भी एक लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहां पे भी एक लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक ट्राइंगुलर शेप में होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। यहां पे ज्योमेट्री कौन सी डेवलप हुई, ट्राइंगुलर प्लेनर। और यहां पे लोन पेयर क्या होते हैं, रिपल्शन, लोन पेयर की रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम, और ये स्टेबल ज्योमेट्री हुई जिसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। ये था ML3 का केस। अगर ML4 हुआ, देखो अगर ML4 हुआ तो ML4 के केस में दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है, दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है। एक, जब मेटल एटम है और लिगेंड सारे के सारे इस तरह से, इसको हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ये एक स्क्वायर है, देखो ये एक स्क्वायर है और सारे के सारे लिगेंड एक प्लेन में है, तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री हुई, ये हुई स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और एक और ज्योमेट्री पॉसिबल है, जब मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ लिगेंड्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं, लिगेंड्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं, और ये जो ज्योमेट्री है ये है टेट्राहेड्रल। ये जो है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये दो स्टेबल ज्योमेट्री पॉसिबल है। यहां पे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रॉन काइंड ऑफ ज्योमेट्री है। तो कब बनेगा स्क्वायर प्लेनर और कब बनेगा टेट्राहेड्रल, कब बनेगा टेट्राहेड्रल और कब बनेगा स्क्वायर प्लेनर, ये डिपेंड करेगा लिगेंड्स पे। इसीलिए लिगेंड इस चैप्टर की जान है। लिगेंड बताएगा कि हाँ मैं स्क्वायर प्लेनर बनूंगा, या फिर लिगेंड बताएगा कि हाँ मैं टेट्राहेड्रल बनूंगा। और लिगेंड कौन सा लिगेंड होगा कि स्क्वायर प्लेनर बनेगा, कौन सा लिगेंड होगा कि टेट्राहेड्रल बनेगा, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। कब कौन सा लिगेंड स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, कौन सा लिगेंड टेट्राहेड्रल बनाएगा। अब नेक्स्ट केस है ML5 का केस। ML5, इसमें भी दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है, इसमें भी दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है। एक देखो, जब मेटल है, मेटल के अराउंड 5 लिगेंड है, तो कुछ इस तरह से लिगेंड अरेंज है, 3 लिगेंड तो इस तरह से प्लेन में है और 2 लिगेंड अलग प्लेन में है। तो इस तरह की ज्योमेट्री होगी, तो इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ये तो 3 प्लेन में है, तो ये ट्राइगोनल तो प्लेन में है, लेकिन एक पिरामिड में है, एक ऊपर है प्लेन से। तो देखो ये एक ऊपर है प्लेन से, तो ये एक क्या बना रहा है, एक पिरामिड बना रहा है, एक पिरामिड बना रहा है ये। और यहां पे भी एक नीचे वाला भी प्लेन से बाहर है, तो ये भी एक क्या बना रहा है, एक पिरामिड बना रहा है। तो इसीलिए इसको हमने कहा ट्राइगोनल। ट्राइगोनल 3 प्लेन में, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो ये क्या हुआ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल। ये ज्योमेट्री है एक, जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक और ज्योमेट्री है, अगर मेटल ऐसे है और 4 लिगेंड्स ऐसे प्लेन में आ रहे, जैसे स्क्वायर प्लेनर में था, जैसे स्क्वायर प्लेनर में था 4 लिगेंड्स तो ऐसे। अब 5th लिगेंड है, तो 5th लिगेंड ऐसे आ रहा है प्लेन से बाहर। अब देखो ये तो एक स्क्वायर में, 4 लिगेंड्स तो स्क्वायर में, ठीक। अब एक स्क्वायर से बाहर पिरामिड बना रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। बाई पिरामिडल नहीं, पिरामिडल, एक ही पिरामिड बन रहा है, तो ये होगा स्क्वायर पिरामिडल। तो ML5 में भी दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल में 4 लिगेंड्स प्लेन में है और एक लिगेंड जो है आउट ऑफ द प्लेन है, जो एक पिरामिड बना रहा है, इसीलिए ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल कब बनेगा या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कब बनेगा, ये लिगेंड पे डिपेंड करेगा, और लिगेंड बताएगा कि ट्राइगोनल बनेगा या फिर स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। अब नेक्स्ट केस है ML6। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए तो यहां पे स्टेबल जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल,
इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब देखो Ml6 मेटल है, मेटल के अराउंड कितने लिगेंड, 6 लिगेंड, 1 2 3 और 4। ये 4 तो प्लेन में है, ये 4 तो प्लेन में है, स्क्वायर प्लेनर की तरह। अब देखो एक लिगेंड प्लेन से बाहर और यहां पे भी एक लिगेंड प्लेन से बाहर। अब देखो ये तो है स्क्वायर में, ये तो है स्क्वायर में। अब देखो एक लिगेंड प्लेन से बाहर ऊपर है, तो ये भी एक पिरामिड बना रहा है और ये भी एक पिरामिड बनाएगा। तो ठीक है, इसने एक पिरामिड बनाया और इसने भी एक पिरामिड बनाया। तो ये जो पिरामिड है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये काइंड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बाई पिरामिडल तो हुआ। स्क्वायर है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इसी को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यही है। अब इसको ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल को हम कैसे लिखते हैं, हम ऑक्टाहेड्रल ऐसे ही तो बनाते हैं, लिगेंड 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 लिगेंड, जिसमें ये 4 लिगेंड प्लेन में होते हैं और ये ऊपर और नीचे। तो ये जो है ये मेरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, स्टेबल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब देखो ये तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं? हाँ जी होते हैं, ML7 होते हैं, ML8 होते हैं, ML9 होते हैं। लेकिन हमें उतने आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो मेन जो पूछे जाते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होते हैं, इनसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने इन सब की ज्योमेट्री अच्छे से देख ली। तो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो कुछ टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट कंटेनिंग सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो देखो जब भी हम कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखें तो जो सबसे पहला पार्ट होगा वो हमेशा कैटाइन होगा। याद रखना, सबसे पहले पार्ट जो हम लिखते हैं वो कैटाइन लिखते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो एनाइन होगा। फॉर एग्जांपल K3FeCN6। अब देखो ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या होगा, ये हमेशा कैटाइन होगा और सेकंड पार्ट को फिर क्या होना पड़ेगा, एनाइन होना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिसॉल्व करता हूं वाटर में तो ये किसमें टूटेगा, 3K+। पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। ये तो 3K+ में टूटा, प्लस FeCN6। अब जो ये FeCN6 है, बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा। अब देखो अगर तुम्हें याद होगा NaCl जो है, NaCl को जब हम ब्रेक करते हैं तो Na पे अगर प्लस आता है तो Cl पे कितना आता है, माइनस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यहां भी 1 यहां भी 1, यहां +1 यहां -1, ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो सिमिलर केस यहां पे भी है। तो जब पोटेशियम पे +1 चार्ज है, पोटेशियम पे कितना है, +1 चार्ज है, लेकिन यहां पे कितने पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है, तो यहां पे चार्ज कितना हुआ, 3+ चार्ज है यहां पे। तो यहां पे अगर 3+ है तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे 3- होगा। यहां पे 3+, क्यों, क्योंकि पहला पार्ट, पहला कैटाइन है, 3+ है, तो यहां पे 3-। देखो इतनी बात तो समझ आ गई होगी। हमने क्या कहा, ये कौन से टाइप ऑफ सॉल्ट है जहां पे सिंपल कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स एनाइन है। देखो सिंपल कैटाइन है, बिल्कुल सिंपल है कैटाइन, और एनाइन क्या है, एनाइन कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ, ये डिसोसिएट नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन और सिंपल कैटाइन है। देखो और यहां पे देखो, यहां पे ये कौन से टाइप का सॉल्ट है, इसके वाटर में जाने के बाद इसके कितने आयंस मिले हमें, 3 आयंस मिले, और इसका कितना आयन मिला हमें, 1 आयन मिला। 3:1 टाइप ऑफ सॉल्ट है। टोटल कितने आयंस मिले हमें, पोटेशियम के 3 और FeCN6 का 1, टोटल हमें 4 आयंस मिले। तो ये कौन सा है, क्वाटरनरी टाइप ऑफ सॉल्ट है, क्वाटरनरी सॉल्ट मिला हमें, 3:1 टाइप में क्वाटरनरी सॉल्ट मिला। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिया अगर हम, K4FeCN6, K4FeCN6। अब बताओ ये कौन से टाइप का सॉल्ट है। सबसे पहले तो इसको ब्रेक करो, ये क्या होगा, 4K+, पोटेशियम सबसे पहले पॉजिटिव वाला कैटाइन वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, FeCN6, ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो ये कैटाइन सिंपल, एनाइन कॉम्प्लेक्स। अगर यहां पे पोटेशियम पे +1 चार्ज है, 4 पोटेशियम है, तो यहां पे कितने हुई, 4+ चार्ज है, तो यहां पे क्या आएगा, 4- आना चाहिए। यहां पे 4- तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। अब बताओ ये इसके कितने पार्ट मिले, 4, और इसके कितने पार्ट मिले, 1। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, टोटल कितने नंबर ऑफ आयंस मिले, 4 और 1 5 हुए, तो पेंटेनरी सॉल्ट, पेंटेनरी सॉल्ट है ये। अगर ऐसे ही NaAgCN2, अब बताओ भाई ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है। देखो कैटाइन ब्रेक करोगे तो कैटाइन सिंपल कैटाइन और एनाइन कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही।
कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अब Na पे +1 चार्ज है और Na एक ही है, तो यहां पे 1 + 1 तो यहां पे -1। और कितने नंबर ऑफ आयंस मिले? यहां पे 1 और यह भी 1। टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 मिले। 2 मिले तो क्या होगा? ये बाइनरी सॉल्ट। ये क्या हुआ? बाइनरी सॉल्ट। तो ये हमारे जो सिंपल कैटाइन होंगे और कॉम्प्लेक्स एनाइन होंगे। अब सेकंड टाइप का क्या है? सॉल्ट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन। अब कैटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, एनाइन जो है वो सिंपल होगा। तो देखो CuNH3 4SO4, सबसे पहला पार्ट क्या होगा? ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट हमेशा क्या होता है? कैटाइन। तो ये क्या? ये कैटाइन है, और कैटाइन इस टाइम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या है? ये एनाइन है, और एनाइन क्या है? सिंपल है। तो जब हमने इसको डिसोसिएट किया तो ये हुआ CuNH3 4 और प्लस SO4। और SO4 पे कितना चार्ज होता है? -2। अगर इस पे -2 है तो इस पे कितना होगा? इस पे होगा +2। अब देखो यहां पे देखो कितने में ब्रेक हुआ ये? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले? इसका एक आयन और इसका एक आयन, ये हुआ 1:1। टोटल नंबर ऑफ आयन 2। ये क्या हुआ? बाइनरी सॉल्ट है। ये कौन सा है? ये बाइनरी सॉल्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। COH2O6Cl3, पहला पार्ट कैटाइन, कैटाइन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। दूसरा पार्ट एनाइन, ये क्या? Cl3 एनाइन है। देखो जब इसको हम डिसोसिएट करें तो हमारे पास क्या आएगा? COH2O6, ये तो डिसोसिएट होगा नहीं, और 3 Cl डिसोसिएट हो जाएंगे। और Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। देखो अब यहां पे एक Cl पे -1 चार्ज है। टोटल Cl कितने? 3 Cl पे कितना हो गया? -3। यहां पे कितना हुआ? -3। तो इस पे कितना आना चाहिए? +3। ये तो गई हमारी चार्ज की बात। अब देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ आयंस, सबसे पहले तो कितने आयंस मिले हमें? 3 आयंस तो मिले Cl के, और एक मिला हमें कॉम्प्लेक्स का। टोटल आयंस कितने हुए? 4 होते तो क्या होता है हमारे पास? क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। NaH2O6 NO3 ट्वाइस, ये एक और एग्जांपल है। अब देखो ये सबसे पहला पार्ट कैटाइनिक होगा, कैटाइन होगा, और दूसरा वाला एनाइन। और कैटाइन जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो जब हमने इसको ब्रेक करा, डिसोसिएट करा, तो ये हुआ NaH2O6 प्लस नाइट्रेट कितने? 2NO3। और NO3 पे होता है -1 चार्ज। 2 NO है तो यहां पे कितना चार्ज हुआ? -2। अगर यहां -2 हुआ तो यहां पे कितना होगा? +2। और यहां पे कितने आयंस मिले हमें? इसके हमें 2 आयंस मिले, और यहां पे इसका 1 आयन मिला। टोटल नंबर ऑफ आयन, टोटल आयन कितने मिले हमें? 3। और जब 3 आयन मिलते हैं तो वो होता है टर्नरी सॉल्ट। यहां पे हमें मिला टर्नरी सॉल्ट। अब नेक्स्ट थर्ड है सॉल्ट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो जहां पे कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स हो, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स हो, तो कैसे होगा? कॉम्प्लेक्स आयन हमने देखा क्या होगा? फॉर एग्जांपल LM1L1, ये है मेरा एक कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और यहीं पे इसके साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स है M2L2Y। देखो अब फर्स्ट पार्ट क्या होता है? कैटाइन होता है, और सेकंड पार्ट क्या होता है? एनाइन होता है। फर्स्ट क्या होता है? कैटाइन, और सेकंड क्या होता है? एनाइन। अब देखो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स, कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो जब इस टाइप का हो तो इस पे चार्ज कैसे निकालें, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ओवरव्यू ले लो कि हाँ कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन भी होते हैं, और कैसे होते हैं। ये जो है कैटाइनिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स होता है, और ये एनाइनिक फॉर्म में, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो पहला वाला पार्ट होगा वो कैटाइन होगा, और जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो एनाइन होगा। और एक और चीज है, वो है सॉल्ट कंटेनिंग न्यूट्रल, सॉल्ट कंटेनिंग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। वो सॉल्ट जिनके अंदर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वाले सॉल्ट भी होते हैं, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो NiCO4। देखो ये जो CO है ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, और इस टर्म में स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। कोई कैटाइन नहीं, कोई एनाइन नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो निकल पे भी चार्ज कितना होगा? 0। अगर एक और एग्जांपल देखें FeCO5, CO क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो यहां पे 0। तो ये क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्रोमियम CO6, CO क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो स्फीयर पे भी चार्ज 0 और मेटल पे भी चार्ज 0। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।